हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ को। तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है। कूलम्ब्स लॉ बात करता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना इसमें, ठीक है। दो चार्जेस हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए, चार्ज नंबर Q1 और चार्ज Q2। ये एक खास डिस्टेंस r पे रखा हुआ है, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये बात डिपेंड करेगी उसके नेचर पे। ध्यान रखना क्लास, नॉट मैग्नीट्यूड। नेचर का मतलब होता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नेचर से। चार्ज के नेचर का मतलब होता है कि वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो हमको पता है कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन लगेगा। दोनों नेगेटिव होंगे तो भी क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो होगी बात नेचर की कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। बट वो फोर्स होगा कितना, वो फोर्स कितना होगा, ये बात कूलम्ब्स ने हमको बताई। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला कैसे दिया, उन्होंने कहा जो ये फोर्स है जो इन दो चार्जेस के बीच में लग रहा है और वो एक खास दूरी r पे रखे हुए हैं, ये इनके बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे। उनकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड मीन्स वो कितनी है, 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब, 4 कूलम्ब, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि दूरी जितनी ज़्यादा फोर्स उतना कम। और यहाँ से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो था, इसको हटा करके यहाँ पे जो कांस्टेंट लेकर के वो आए, उसकी कहानी कुछ इस तरीके से है। चार्ज जो होता है, ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ, अगर कोई चार्ज ये Q1 है और यहाँ पे अगर Q2 रखा है, यहाँ पे Q3 रखा है, यहाँ पर Q4 रखा है, तो वो और सबके सब क्या है, r दूरी पर है, तो वो सब पर क्या करता है, इक्वल फोर्स लगा रहा है। ये बात समझ में आ रही होगी। यानी कि जो चार्ज के पास मास होता है, और मास होने की वजह से हमने इसको बहुत ही पॉइंट स्फीयर मान लिया है, बहुत छोटा सा एक स्फीयर जो अपने चारों तरफ फुटबॉल की तरह अपने चारों तरफ से क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सकता है, डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे। अब लेकिन हम लोग जो क्या देख रहे हैं, इतने सारी चीजों को छोड़ के हम लोग केवल एक लाइन के अलोंग उसके फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग ये सारे फोर्सेस की जो वैल्यू है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी होगी एक लाइन के अलोंग, तो अगर हम लोग गौर से देखें, ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो अपने चारों तरफ लगाएगा। हम उस पूरे फोर्स को नहीं देख रहे, हम केवल उसमें से एक लाइन को देख रहे हैं। तो एक लाइन के लिए अगर हम कंसीडर करें बात को, तो मैथ्स में पूरे स्फीयर के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। कितनी होती है, 4 पाई। और उसमें से पूरे स्फीयर के लिए कितनी वैल्यू होती है, 4 पाई रेडियन। और उसमें से केवल अगर एक लाइन ले लें हम लोग, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई। ये बात समझ में आई। यानी कि उस पूरे फोर्स को कैलकुलेट ना करके हम केवल उसके एक लाइन के अलोंग फोर्स देख रहे हैं, वहां से वैल्यू आती है मेरे पास 1/4 पाई। पूरे स्फीयर के लिए वैल्यू होती है 4 पाई, ठीक है। यानी कि एक कांस्टेंट में एक टर्म तो हमारा ये जुड़ा 1/4 पाई। इसके अलावा एक चीज और नोटिस की कूलम्ब ने, वो क्या चीज़ थी कि अगर इसी चार्ज को इसी दूरी पर मैं किसी मीडियम में रख दूं, पानी में या किसी ऑयल में, ग्लिसरीन में, तो मैं क्या देखता हूं, ये फोर्स इनके बीच में क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक्चुअली में वो डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यानी कि मीडियम की मौजूदगी फोर्स को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। और उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया परमिटिविटी। क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया, परमिटिविटी। अगर कोई मीडियम मौजूद है तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, परमिटिविटी। और इसको हम लोग डोनेट करते हैं सिंबल ई से, जिसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन। ये बात समझ में आई। यानी कि परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया, मीडियम कितना उसका अपोज करेगा, यानी कि परमिटिविटी जितनी ज़्यादा फोर्स उतना
कम, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा 1/ε। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो एप्सिलॉन था, इस एप्सिलॉन की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए हम इसकी वैल्यू को रखा गया एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, नाम दे दिया गया है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी सबसे कम होती है, यानी कि स्पेस में जो फोर्सेस के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्सेस के बीच में जो विरोध होगा किसी मीडियम की वजह से, वो सबसे कम कहाँ पर होगा, वैक्यूम में या स्पेस में। तो उसकी वैल्यू को क्या बोला गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एयर की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन एयर की, वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 1.005 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब बहुत ही ना के बराबर ज़्यादा होती है। तो हम लोग एप्सिलॉन एयर को नियरली इक्वल मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट के। ये ध्यान रखना, एप्सिलॉन कुछ और नहीं है, इसका नाम है परमिटिविटी, और ये कुछ नहीं है, एक मीडियम में मौजूद होने की वजह से वो मीडियम इनके फोर्सेस को कितना रिड्यूस कर देगा, यानी कि मीडियम की मौजूदगी ये फोर्स को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ चला जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ, वो फॉर्मूला बनता है एफ वैक्यूम, या कई बार लिखा होता है कुछ बुक्स में वैक्यूम या एयर, हम सिंपल एफ लिख सकते हैं, दैट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन Q2 अपॉन R²। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, इसका दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला आता है। अब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। कितनी है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन की वैल्यू को इधर रखेंगे, फोर्स को इधर रखेंगे, तो देखो यूनिट क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन को उठा करके इधर और फोर्स को इधर, तो क्या यूनिट आ जाएगी इसकी, फोर्स नीचे है, चार्ज ऊपर है, कूलाम फोर्स नीचे है, पर न्यूटन रेडियस पर मीटर स्क्वायर, यूनिट बन गई, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एप्सिलॉन की वैल्यू होगी। जब हम लोग इस वैल्यू को 4 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू क्वेश्चन में दे भी रखी होती है, नहीं भी दे रखी हो, सिंपल सी है, इस कांस्टेंट की वैल्यू ये एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर या वैक्यूम के लिए रहेगा, तब इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ रहेगी। ये बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। हम लोग देख सकते हैं कॉलम्स ने क्या कहा, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ये फोर्स की वैल्यू कैसे कैसे आई हम लोग देख सकते हैं। ये चार्जेस पे डिपेंड कर रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर का। फिर हमने इसको देखा कि आखिरकार ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आई कैसे। तो मैंने बताया उसको किस तरह से पूरे स्फीयर के लिए जो वैल्यू होती है डिग्री में वो 4 पाई होती है, और हम लोग केवल एक लाइन के अलोंग ले रहे हैं तो 1/4 पाई आ जाएगा। और परमिटिविटी, किसी भी मीडियम में फोर्स की वैल्यू, कोई भी मीडियम क्या करता है, दो चार्जेस के बीच के फोर्स को रिड्यूस करता है। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। इसको याद कर लेना, सिंपल सा ध्यान रखना, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ये डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर। फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज के नेचर पर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखते हैं, इसको रब कर दें। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी मीडियम में हो तो क्या होता है। अगर यही चार्ज किसी मीडियम में रख दिए जाए तो फोर्स पर किस तरीके से असर पड़ता है। तो अगर हम इसको गौर से देखें, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था, एयर के लिए, तो एप्सिलॉन एम किसके लिए होगा, मीडियम के लिए होगा। किसके लिए हो जाएगा, मीडियम के लिए। अब फोर्स एयर में और फोर्स मीडियम में, तो वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं, मतलब हमने पहले Q1 और Q2 को एक खास दूरी r पर एयर में रखा, फिर सेम डिस्टेंस पे इसको हम लोगों ने किस में रख दिया, मीडियम में रख दिया। किस में रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि मीडियम में रखने की वजह से जो मीडियम की परमिटिविटी होगी, वो इस फोर्स को, इनके बीच के फोर्स को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। कितना रिड्यूस करेगी देखते हैं। ये सारी वैल्यू देखें तो ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ठीक है, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ एम, दैट्स इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि एयर में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाला फोर्स, उसका रेशो क्या होगा, Em अपॉन ई नॉट। और ये एक फिक्स वैल्यू होती है, और Em अपॉन एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं Er, यानी कि ये वैल्यू एयर के रिस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कहते हैं Er, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि ये वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है, और इसी को हम लोग कई बार K से भी क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो अब जरा गौर से देखें, क्या इस एप्सिलॉन m को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Er एप्सिलॉन और K एप्सिलॉन। Em मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूँ, Er एप्सिलॉन या K एप्सिलॉन। अब इस Em की वैल्यू को, मेरा जो फोर्स था, फोर्स कहाँ लग रहा था, फोर्स जो किसी मीडियम में लग रहा था, कितना था, 1/4 एप्सिलॉन m। अब इस एप्सिलॉन m की जगह पे मैं क्या लिख दूं, एप्सिलॉन m की जगह लिख दूं मैं एप्सिलॉन k, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को बुक्स में दिखता होगा, ठीक है, 4 एप्सिलॉन k हमारे पास कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग एक और नाम से पहचानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं है, जो पहले लेक्चर में मैंने बोला था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ नहीं है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सिंपल सी एक बात बताता है कि मीडियम जो है, मीडियम की परमिटिविटी जो है वो एयर की परमिटिविटी से कितने टाइम्स ज़्यादा है ना। तो हम लोग देख सकते हैं मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से k टाइम्स ज़्यादा है। इसकी वैल्यू अगर वाटर की बात करें तो k की वैल्यू, k फॉर वाटर जो होती है वो होती है कितनी, 80। तो ये बात समझ में आई। अगर किसी मीडियम में है तो वहाँ पे पक्के से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, और हम लोग वहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, 4 एप्सिलॉन k। और मीडियम में नहीं है तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा 4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई किस तरीके से मीडियम की मौजूदगी फोर्स को अफेक्ट करेगी। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और बातें, इसको रब कर देते हैं। ओके, तो कई बार एक चीज़ और आ जाती है, एप्सिलॉन का डायमेंशन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, एप्सिलॉन का डायमेंशन। तो एप्सिलॉन के डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो एप्सिलॉन की जो यूनिट आई थी वो क्या आई थी, न्यूटन, 1/4 पाई, यहाँ पर F आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलाम के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज है Q इक्वल टू क्या होता है, IT, यानी कि I और T का स्क्वायर। I के लिए क्या हो जाएगा, IT का स्क्वायर, तो I के लिए हो जाएगा एम्पियर, और टाइम के लिए T का स्क्वायर, और ये रेडियस L इनवर्स 2 और नीचे ML T इनवर्स 2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये T ऊपर जाएगा और ये M-1
एल माइनस का क्यूब, टी माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये एक और स्क्वायर है टी पे पावर 4 और ए इनवर्स 2। तो ये हो जाएगी हमारे पास स्टैंडर्डाइज फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये प्लस का रहेगा, ठीक है। m इनवर्स 1 l माइनस 3 और t पे पावर 4 a पे पावर 2। तो डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कॉलम्स लॉ के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। अब हम लोग देखते हैं कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हेडिंग है हमारे पास कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब कि हम लोग देखते हैं वेक्टर वाइज ये फोर्स हमसे कुछ बातें करना चाहता है, और वो बात क्या है। सपोज एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये Q1 है, ये Q2 है, और बीच की दूरी है वो कितनी है, R। अब सपोज कर लेते हैं कि ये चार्ज हमने फिक्स कर दिया, पकड़ लिया, और ये दोनों चार्ज कैसे हैं, प्लस के हैं। ये पकड़ा हुआ है, ये फ्री है, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। बात समझ में आई, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है। अब अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो नॉर्मल अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं मैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो मेरे को इसको क्या देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और साथ में एक डायरेक्शन। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 दैट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा इसकी डायरेक्शन देखो, 1 से 2 की तरफ है, कहाँ से कहाँ है, 1 से 2 की तरफ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा दूँ जिसकी डायरेक्शन कहाँ से है, 1 से 2 की तरफ, तो ये इसकी क्या बन गई, वेक्टर फॉर्म बन गई। ये इसकी क्या बन गई, वेक्टर फॉर्म। इसको लिखने का एक तरीका और है, अगर याद हो तुम लोगों को, तो वेक्टर ए को हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड, याद आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिखूँगा, R12 का वेक्टर फॉर्म और नीचे R। R12 का मैग्नीट्यूड कितना है, R है, तो नीचे सिंपली क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और R12। ये बच्चे यहाँ पर कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो R क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, ये R क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में होने की वजह से कहाँ चला गया, ये R क्यूब में चला गया। सिमिलरली अगर मैं किसको देखूं, फोर्स ऑन, अब मैं इस चार्ज को फिक्स कर दे रहा हूं, Q2 को पकड़ के सपोज खूंटी से गाड़ दिया हमने इसको, ठीक है, खूंटे से लगा दिया इसको, ये अब हिल नहीं सकता है, तो ये चार्ज अब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स क्या होगा, F on 1 ड्यू टू 2, 1 के ऊपर फोर्स 2 की वजह से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें F on 1 ड्यू टू 2, अगेन कॉलम्स लॉ के हिसाब से कॉलम्स फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और वेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो F12 वेक्टर लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस बार जरा गौर से देखो कहां से कहां डायरेक्शन है, R2 से 1 की तरफ, तो ये आ जाएगा R21 और ये यूनिट वेक्टर इसका कहां से कहां तक, 2 से 1 की तरफ। सिमिलरली मैं इसको क्या कर सकता हूं, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और R21 का वेक्टर। ठीक इसी तरीके से डायरेक्शन कहां से कहां है, 2 से 1 की तरफ, जैसे इसको लिखा हुआ है। अब जरा गौर से देखो F12 और F21 ये इधर है और ये इधर है, मैग्नीट्यूड वाइज, वैल्यू वाइज
दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। सिर्फ अंतर कहाँ पर है, इनके केवल डायरेक्शन में अंतर आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो फोर्सेस होती हैं दीज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दे आर इक्वल, फोर्सेस आर इक्वल बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये फोर्सेस अपोजिट एंड इक्वल हुई हैं। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरी बात जो हमको यहाँ से पता चलती है वो बात क्या पता चलती है, ये बात हमको पहली पता चलती है वेक्टर से। वेक्टर से हमको पहली बात क्या पता चली कि दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ये फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है ये फोर्स उसी के अलोंग काम करेगी। अब ये इस लाइन के अलोंग इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है ना, जो लाइन इसको ज्वाइन करेगी, ठीक है ना, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। जो चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग ये फोर्स क्या करती है, काम करेगी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। तो ये दो कंक्लूजन है वहां से हमारे पास। पहला कंक्लूजन क्या है, फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दूसरा कंक्लूजन क्या है, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। हमको अब ये चीज क्लियर हो गई है कि एक खास दूरी पे रखे हुए चार्जेस, इन दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है, इन दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है, बस दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसकी एक फॉर्म और आती है पोजीशन वेक्टर वाइज, वेक्टर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इसको हमें कैसे समझना है। रब कर दें इसे। ठीक है, तो कॉलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। सपोज, ठीक है, ओरिजिन से एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1, ओरिजिन से एक चार्ज यहाँ है और इसकी दूरी कितनी है R1। ओरिजिन से एक चार्ज यहाँ है, इसकी दूरी कितनी है R2 है, ठीक है। एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है R12। दूरी का नाम क्या दे दिया हमने, R12 दे दिया। सिंपल इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है R है। देखो इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा और तीसरा वेक्टर ये रहा। इन दोनों के बीच की दूरी का Q1 से Q2 के बीच की दूरी का जो वेक्टर है वो क्या है, R है। अब अगर आप लोगों को ट्रायंगल लॉ याद हो, नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि जब दो वेक्टर बैक टू बैक, हेड टू टेल लगे होते हैं तो स्टार्टिंग वाले वेक्टर से लगा हुआ तीसरा वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जब जुड़ता है तो ये जो वेक्टर होता है R और ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q, तो R वेक्टर जो होता है वो Q वेक्टर प्लस P वेक्टर होता है। याद आ गया? तो जरा गौर से देखो, ये वही ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2, ठीक है। बट दो चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है R, तो मेरे को इसको R की फॉर्म में लेके आना होगा। तो वेक्टर R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। क्लियर? अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पर क्या, कॉलम्स लॉ। तो अगर वेक्टर वाइज बात करें तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू क्या है R2 में से माइनस R1।
ये का स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी R2 में से माइनस R1 का ये आ जाएगा कैप। ये बात समझ में आई। और इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसी कैप को अलग फॉर्मेट में लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R2 में से माइनस R1 का स्क्वायर इनटू R2 में से माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में, और नीचे R2 में से माइनस R1 इसकी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, याद आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R2 में से माइनस R1 का होल क्यूब R2 माइनस R1 का डिफरेंस वाला वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन कई बार बुक्स वगैरह में दे रखा है ये, और बच्चा इसको देख के कई बार पजल्ड हो जाता है कि ये किस तरीके से वैल्यू आई है। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा अगर वेक्टर की नॉलेज है और भूल गए तो थोड़ा सा वेक्टर को रिवाइज कर लीजिए, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं है, बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो इस तरीके से कॉलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? आइए, हेडिंग है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छे से समझना है इसको, ये समझ में आएगा तो ये कई जगह और आगे कई सारे चैप्टर्स में, टॉपिक्स में यूज होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सिंपल सी बात क्या कहता है, इसको दो तरीके से समझना है। पहला तरीका क्या कहता है कि अगर ये कोई मेरे पास चार्ज रखा है Q1, ठीक है, और ये एक दूसरा चार्ज है Q2, ये एक तीसरा चार्ज है Q3, ठीक है ना। तो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा होगा F12, और Q1 Q3 के ऊपर ही फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि यहाँ से लेके ये इसके ऊपर ही फोर्स लगा रहा होगा F13। ये बात समझ में आ रही है? ये इसके ऊपर ही फोर्स लगा रहा है। एक तीसरा चौथा चार्ज भी ले लेते हैं Q4, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F14, ठीक है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं ये Q1 Q2 के ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, Q3 के ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, और Q4 के ऊपर ही फोर्स लगा रहा है। पहला तरीका समझने का क्या है कि ये जो फोर्स है F13 इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी कि बीच में जो चार्ज रखा हुआ है इसकी मौजूदगी की वजह से ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी कि F12 इस F13 के ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगा। ये चार्ज जो इनके बीच में मौजूद है ये इसके फोर्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं डालेगा, कम या ज़्यादा नहीं करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं F13, F12 एंड F14 दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर, यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स के ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगा। फिर से कह रहा हूं, एक चार्ज की मौजूदगी दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स के ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगा। एक इसको समझने का तरीका ये है। दूसरा समझने का तरीका क्या है, अगर मैं बोलूं कि बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स, दूसरा क्या है, नेट फोर्स ऑन Q1 के ऊपर अगर नेट फोर्स की बात करें तो Q1 के ऊपर एक फोर्स Q4 की वजह से लग रहा होगा इस तरफ F14। Q1 के ऊपर बता रहा हूं मैं, यहां पर Q4 के ऊपर नहीं, Q1 के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है टोटल चार्जेस की वजह से। Q2 की वजह से एक फोर्स इधर लग रहा होगा F12, Q3 की वजह से भी इधर ही लग रहा होगा F13। अब देखो दो फोर्सेस आ गए,
ठीक है, यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में है, तो ये दोनों फोर्स और ये फोर्स इधर है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। यानी कि क्या मतलब हो गया, अब मैं अगर बात करूं कि Q1 के ऊपर लेफ्ट साइड में फोर्स इन दोनों की वजह से, यानी कि ये दोनों फोर्स क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये वाला फोर्स इस तरफ है, ये वाला फोर्स इस तरफ होने की वजह से अब अगर गौर से देखें तो ये एंगल कितने का है, 90 का है फिलहाल मान लेते हैं यहाँ पर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट ऑन दिस फोर्स। ये बात क्लियर हुई, वेक्टर सम, यानी कि मैं क्या कहूँगा कि फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्स 1 2 वेक्टर सम प्लस फोर्स 1 3 प्लस फोर्स 1 4। यानी कि सिंपली हमको पता है ना, जब दो वेक्टर्स के बीच में हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग पहले 2 का कर लेंगे, इससे जो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, F14 कर लेंगे, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरा फाइनल रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट, डबल आर कर लेते हैं इसको, तो इसका ये डबल मतलब क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि छोटा सा इसका उदाहरण देता हूं मैं, कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल बोलते ही समझ जाना इसके अंदर सारे एंगल कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। ओके, अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि यहाँ पर प्लस क्यों रखा है, यहाँ पर प्लस क्यों रखा है, और यहाँ पर प्लस क्यों रखा है। वो बोलेगा बताओ जो ए बी और सी, जो चार्ज सी पर रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स के लिए अगर बात करेंगे, ए वाला इधर पे निकाल के फोर्स भेज रहा होगा F ड्यू टू ए, बी वाला इधर पे भेज रहा होगा F ड्यू टू बी। अब रिजल्टेंट फोर्स किधर जा रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स ये आ गया मेरे पास FR। अब अगर मैं FR वेक्टर याद हो तो FR कैसे करते हैं, अंडर रूट है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और यहाँ पर एंगल क्या है, यानी कि FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा। ये वेक्टर की चीज़ें यहाँ पर लगेंगी, इसीलिए थोड़ा सा वेक्टर का हमें नॉलेज होना जरूरी है। अब यहाँ पर थीटा क्या लेंगे, ये वाला एंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया है तो ऑटोमेटिक समझ जाना ये एंगल कितना था 60, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ऑटोमेटिक कितने का होगा 60, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। करेंगे अभी इस टाइप के न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मेन रोल जो हमें न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा। अच्छा, ट्राइंगल है, यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए बोल सकता है, अगर यहाँ बोल देगा तो ऑटोमेटिक ध्यान रखना ये 60 का, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 120 का हो जाएगा। एंगल ढूंढना होता है मेन चीज। स्क्वायर दे सकता है कि स्क्वायर पे चार्जेस रखे हुए हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स यहाँ लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, इतना लग रहा होगा। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, इसको कुछ कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसमें हम लोग आगे। तो दिस इज द रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई थिंक क्लियर हो गया टॉपिक ये, ठीक है। इसको नोट करने फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है, सपोज एक वायर है, ठीक है, कहां से, जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन बिछी हुई है, जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक वायर की लाइन बिछी हुई है, इलेक्ट्रिक वायर है, और तुमसे कहा जा रहा है कि बताओ ये कुछ किलोमीटर, कई किलोमीटर लंबी है, बताओ इसके अंदर टोटल चार्जेस कितने हैं। चार्जेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने हैं। अब क्या करोगे, पूरे चार्ज का कैलकुलेट करके बैठोगे क्या, नहीं। हम लोग सिंपल सी बात क्या करेंगे, इसका 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर।
और उसके ऊपर चार्जेस निकाल लेंगे, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज डेंसिटी। हम लोग कहते हैं उसको चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्जेस पर यूनिट लेंथ, है ना। टोटल चार्ज लिख सकते हैं इसको हम लोग, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, इसको हम लोग कहेंगे Q अपॉन L। और चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये लंबा लंबा वायर है तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से और इसकी वैल्यू आएगी Q अपॉन L। अब ऑब्वियसली बात है, पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी है? इतनी है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, है ना। पर यूनिट लेंथ के लिए लैम्डा की वैल्यू आ गई है, लैम्डा है, तो टोटल लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनटू L का मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास टोटल Q की वैल्यू आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, है ना। पर यूनिट लेंथ की वैल्यू पता है, डेट इज लैम्डा, तो टोटल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आएगा। तो ये है मेरे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है, उसके ऊपर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे लैम्डा, और उसको पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये लीनियर हो गया, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सरफेस चार्ज, यानी कि सरफेस, बात समझ रहे हो ना, यानी कि बात होगी यहाँ पर एरिया की। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्फीयर है, ठीक है ना, कोई क्या है? स्फीयर है, और उसके सरफेस पे कितना चार्ज है, या कोई प्लेट है, ठीक है, उसके सरफेस पे कितना चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। स्फीयर होगा तो 4πr² लगाएंगे, और कोई स्क्वायर की रेक्टेंगुलर प्लेट होगी तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगा करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे सिग्मा, यानी Q अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा। इसी तरीके से तीसरी आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। बात अपने आप ही समझ में आ गई होगी। अब स्फीयर की शेल की जगह पे मेरे पास क्या होगा? एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर यानी कि पूरे चार्जेस कहाँ तक होंगे? अंदर भी होंगे इसके। यहाँ पे चार्जेस केवल कहाँ थे? बाहर की तरफ थे केवल। यहाँ पे चार्जेस मेरे अंदर से लेके बाहर चारों तरफ होंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसको हम लोग क्या करेंगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन 4/3πr³। ध्यान रखना, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालेंगे, छोटे से वॉल्यूम के लिए, और टोटल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा रो में, तो मेरे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई ना? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? छोटे से टुकड़े की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको फिर पूरी वैल्यू से क्या कर देते हैं? पूरी लेंथ से या पूरे एरिया से या पूरे वॉल्यूम से क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास पूरे उसकी क्या आती है? चार्ज की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कॉलम्स लॉ में हमारे पास इतना ही था। अब हम इसके आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। कॉलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं और किस किस टाइप के न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश यही की है कि प्रीवियस ईयर जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं या कुछ नीट के क्वेश्चंस हैं वही हम ले। डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट बोर्ड्स के क्वेश्चन जो हैं वो लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, और मैं तुमको बताऊंगा कि आखिरकार फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है। यहां पर एक चीज बच्चों में बता दूं, जिस बच्चे का इमेजिनेशन प्लस फ्री बॉडी डायग्राम मैकेनिक्स में बनाना सीखा होगा, ठीक है, इमेजिनेशन कितना अच्छा है और फ्री बॉडी डायग्राम कितना अच्छा बना सकता है वो, प्लस एक और चीज मैटर करेगी और सबसे ज्यादा मैटर करेगी लैंग्वेज। क्वेश्चन लंबे चौड़े लिख के आते हैं इसमें, बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करता है, लास्ट तक आते आते क्या होता है? भूल जाता है कि स्टार्टिंग में क्या है। तो जो लोग एक्सपर्ट है करने में उनके लिए तो अच्छी बात है, जो लोग एक्सपर्ट नहीं है वो लोग इसको समझें, और जो लोग एक्सपर्ट है करने में वो लोग इसको पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें और फिर देखें कि इसका आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहला तरीका क्या है इसमें? गिवन हमें लिखना है। गिवन क्या रहेगा?
गिवन देखो क्या है, हमारे पास एक पिथ बॉल है। पिथ बॉल एक छोटी सी मेटेलिक बॉल होती है, मेटेलिक नहीं कहेंगे, वो एक बॉल्स होती है, उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, लैब में यूज़ की जाती है। कितना है वो, 8 ग्राम की है। मास कितना हो गया, 8 ग्राम। तो यहाँ लिख लेंगे मास ऑफ बॉल। गिवन लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे सारा का सारा डाटा जो है हमारे सामने एक नज़र में सामने दिखने लगता है, और जो लोग एक्सपर्ट हैं वो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जो लोग एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए गिवन लिखना बहुत जरूरी है। चार्ज ऑन बॉल ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू सेकंड बॉल फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स। दैट्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते होंगे सर ये आपने कैसे लिख लिया या कैसे कर लिया। देखो बच्चों, इसको पढ़ना स्टार्ट करो। पहला पॉइंट पढ़ो कहां तक, यहां फुल स्टॉप है। क्या बोल रहा है, अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। एक बॉल है 8 ग्राम की, इसको हमने ए मान लिया, उसके ऊपर चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। What must be the nature and magnitude? नेचर मैंने बताया था ना, प्लस या माइनस, और मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिथ बॉल। हम एक दूसरी पिथ बॉल को कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज दे दें और उसका क्या नेचर हो, बी। ठीक है, और बॉल का नाम क्या है, बी। फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर। हमने 5 सेंटीमीटर इसके नीचे एक बॉल रख दी है बी। ठीक है, उसको हम लोग कितना चार्ज दें, क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसकी। ठीक है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, और उसका क्या नेचर होना चाहिए, प्लस और माइनस, सो डैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। ऊपर की बॉल स्टेशनरी हो जाए, रुकी रहे। ऑब्वियसली बात है, एक 8 ग्राम की चीज है, ऊपर से गिरा दोगे तुम तो वो बॉल क्या करेगी, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे हमको एक चीज समझनी है, जब ये बॉल नीचे आ रही है, ठीक है, जब ये बॉल नीचे आ रही है तो नीचे क्यों आ रही है, एक फोर्स लग रहा है, जो 11th में सीखा था हमने, एक फोर्स लग रहा है इसमें नीचे, डेट इज mg। इसकी वजह से क्या है, वो बॉल नीचे आ रही है। अब इस फोर्स को अगर मैं काउंटर कर दूं, काउंटर मतलब बैलेंस कर दूं, जितना फोर्स ये लग रहा है mg हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, मास कितना है इसका 8 ग्राम इनटू, और 10 कर लेंगे हम लोग, इसको केजी में कर सकते हैं 1000 करके। ठीक है, तो ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। इतना फोर्स इसके ऊपर नीचे लग रहा है, इतना ही फोर्स अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं तो ये बॉल क्या होगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है, अब ऊपर लगने वाला फोर्स बिना छुए हमने पढ़ा कौन सा है, कॉलम्स फोर्स। वो इसके ऊपर कैसा लगा सकता है, अगर ये नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरने से रोकने के लिए ऑब्वियसली बात है, ये इसके ऊपर कैसा लगा है, रिपल्सन। कैसा लगा है, रिपल्सन। और रिपल्सन लगाने के लिए ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये वाला फोर्स जो कि एक ग्रेविटी की वजह से है, और ये वाला फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैट की वजह से है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से लग रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी, तभी ये बॉल गिरने से रुक जाएगी। तो हम लोग करेंगे Fe = Fg। सिंपल है, हो गया। अब बस हमको इस चीज को समझना था। जो बच्चा यहां तक कैलकुलेशन कर लिया, अब उसके लिए आसान है। वैल्यू रखेंगे कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², दैट्स इक्वल टू, ये mg कितना है, Fg कितना है, mg है। ये वैल्यू गिवन है हमको, ठीक है ना। और यहां से हमको एक चार्ज की वैल्यू गिवन है, Q ऐसा कर लेते हैं, Q1A और Q1B, इसकी वैल्यू पता ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹, और QA की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और QB हमको चाहिए, अपॉन R की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर, और इसका स्क्वायर। मास कितना है, वैल्यू रख लेंगे 8 ग्राम, इसको केजी में कर लेंगे, तो डिवाइड बाय 1000 × 10। तो अब QB हमको निकालना है, तो QB निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू एक तरफ शिफ्ट कर देंगे और QB हमारा निकल आएगा। तो QB की वैल्यू क्या आ जाएगी,
क्यू बी इक्वल टू, ये सब कट जाएगा, 0.08 आ जाएगा, ये 0.08 और ये ऊपर जाएगा स्क्वायर, 5 5 जा 25 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 10 पे पावर माइनस का 4 और बाकी सारी वैल्यू नीचे आ जाएंगी। 10 पे पावर 9 5 जा 45 और ये प्लस का 9 माइनस का 8 कितना बचा 10 पे पावर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्यू बी की वैल्यू आएंगी। कैलकुलेट करें, देखें कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो क्यू बी की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट आ रही है 4.36 इंटू 10 पे पावर माइनस 7। कितनी आ रही है, 4.36 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलाम। और कैसा है ये, पॉजिटिव है। क्लियर हो गया, तो समझ में आया। यहाँ पे फोर्स बैलेंसिंग का मैटर था, तो फोर्स को बैलेंस हम लोग इस तरह से करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, यही नहीं, हम लोग किसी भी फोर्स को, दो फोर्सेस अगर एक दूसरे को अपोज करती हुई होंगी या कैसी भी होंगी, दो फोर्स अगर इक्वल हो रही होंगी तो हम कर लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ग्रेविटी का है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, ये सोचना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, इनको इक्वेट करेंगे। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा ऑटोमेटिक सवाल लगना स्टार्ट हो जाएगा। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है देखते हैं इसको। 2 पिथ बॉल्स ईच वेइंग 10 पे पावर माइनस 3 kg। 2 पिथ बॉल्स है हमारे पास जिनका वेट 10 पे पावर माइनस 3 kg है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। वो किसी एक ही पॉइंट से क्या हो रखी है, सस्पेंडेड हो रखी है, लटका रखा हमने उन दोनों को। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ ए सिल्क थ्रेड। लंबाई कितनी है इसकी, सिल्क थ्रेड की 0.5 मीटर। अब क्या कह रहा है, ऑन चार्जिंग द बॉल इक्वली, दोनों बॉल्स को हमने इक्वली चार्ज कर दिया है। आर फाउंड टू बी रिपेल ईच अदर, चार्ज कर दिया है और उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया है और वो 0.2 मीटर की दूरी पे आ गए। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल। अच्छा, हमने जो यहाँ पर इसको चार्ज Q और Q दे दिया है, हमको नहीं पता कितना है। हमने चार्ज दिया तो उसके बाद कंडीशन क्या क्रिएट होगी, सपोज ये पिथ बॉल ऐसे किसी वॉल से लटकी हुई थी और अब ये एक खास दूरी पर रिपेल करके, एक खास दूरी पर, और दूरी कितनी है 0.2 मीटर पर आकर के रुक गई है। ओके, अब इतनी कंडीशन जब क्रिएट होएगी तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा फोर्सेस को बैलेंस करना सीखना होगा। बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं। ये बॉल है, ये थ्रेड की दूरी कितनी है 0.5 मीटर, ये कितना है 0.5 मीटर। हम लोग क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, इक्वल एंगल, क्योंकि इक्वल दूरी है, थ्रेड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों इक्वल एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये जब डिवाइड करेंगे ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 0.2 है तो ये कितना हो जाएगा 0.1 और ये कितना हो जाएगा 0.1। इतनी चीज़ें कर ली इसमें। अब देखो इसका जो वेट है वो कहाँ जा रहा होगा, नीचे mg, इसका वेट भी कहाँ जा रहा होगा, नीचे mg। एक के ऊपर रिजॉल्व करेंगे, दूसरा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। इसका जो फोर्स है, अब यहाँ पे देखें इस धागे पे एक टेंशन लग रही होगी, सीखा है हमने 11th में। और ये टेंशन अगर हम ऐसे रिजॉल्व करें इसको, ठीक है, इस टेंशन को, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये वैल्यू बनेगी t cos थीटा और ये वैल्यू क्या बनेगी t sin थीटा। ओके, अब जरा गौर से देखें, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो फोर्स लग रहा होगा, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। एक फोर्स ये लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो अब हम देख सकते हैं, चाहे इस बॉल के ऊपर हम लोग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें, चाहे इस बॉल के ऊपर सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें। अब इसके ऊपर देख लेते हैं, तो हम लोग क्या दिख रहा है हमको, t sin थीटा किसके बराबर है, t sin थीटा दैट्स इक्वल टू Fe। Fe की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। R की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास t cos थीटा, ये बैलेंस किया जा रहा है किसके द्वारा, mg के द्वारा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी mg। अब अगर मैं इसको गौर से देखूं, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा sin थीटा की वैल्यू, यहाँ पे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अब t की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हट जाए। मैं डिवाइड कर लूँगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक और चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, जैसे साइन और कॉस को डिवाइड करूँगा ये वैल्यू क्या बन जाएगी, tan थीटा बन जाएगी। ओके, तो ये तो अच्छी बात है। t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, इसको इसे डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर। अच्छा, Q1 Q2 दोनों सेम थे, Q तो इसको मैं क्या कर लूँगा q स्क्वायर कर लूँगा और नीचे की वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी
0.2 का स्क्वायर अपॉन क्या है कॉस थीटा की वैल्यू mg, मास कितना है 10 पे पावर माइनस का 3 kg, और g की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि जब कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है हम 10 भी ले सकते हैं और 9.8 भी ले सकते हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी tan थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ऊपर क्या है क्यू स्क्वायर, नीचे क्या है 0.2 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 10 पे पावर -2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। tan थीटा की वैल्यू देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर कितना होगा नहीं पता, बेस कितना है 0.1, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस इक्वल टू 0.1, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर में से माइनस 0.1 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं इस बात को, यह हाइपोटेन्यूज है। अगर हम एक इसको ट्रायंगल मान लें, इसको ए बी और इस पॉइंट को सी माने, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। और ये थीटा है, थीटा के साथ वाला बेस, सॉरी गलत हो गया, ये थीटा के साथ वाला बेस होगा, तो ये परपेंडिकुलर है मेरे पास, तो परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा 0.1 अपॉन बेस की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। क्लियर है, और इसका रूट, इसको सॉल्व करेंगे अब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, और 2 पॉइंट और शिफ्ट कर दूं इधर पे, चलो करते हैं बाद में इसको 10 पे पावर -2, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, बच्चा इसको ना सॉल्व करने में घबराता है, इसको जरा देखिए, अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू देखो कितनी 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू देख करके बच्चे लोग घबरा जाते हैं क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25 माइनस 0.1 का स्क्वायर 0.01। यहाँ से अगर मैं दोनों पॉइंट शिफ्ट करूँ तो जरा गौर से देखो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 पे पावर -2 माइनस 1 इंटू 10 पे पावर माइनस का 2। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मैं देख सकता हूँ, यहाँ से दोनों 10 पे पावर -2 10 पे पावर -2 क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, 10 पे पावर -2, और ये क्या हो जाएगा 25 में से -1, तो 10 पे पावर -2 में से कॉमन स्क्वायर है एक बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 24 जो कि नियरली कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, नियर अबाउट में कह सकता हूँ 10 पे पावर -1 इंटू 24 की वैल्यू में ले लेता हूँ 4.8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लगभग वो 25 होने जा रहा है, तो यानी कि लगभग 5 के वेरी क्लोज होगा ये वैल्यू। तो ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये 0.1 आया, और वैल्यू कितनी आई 10 पे पावर -1 इंटू 4.8। ये वैल्यू बच्चे लोग सॉल्व करने में दिक्कत लगती है, तो वैल्यू ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको हम काट पीट कर लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन इंटू 10 पे पावर, इसको हम लोग 2 पॉइंट और इधर शिफ्ट कर लें 4, वो नेगेटिव में जाएंगे, इधर पे आएंगे 4, और ये ऊपर चला जाएगा 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर माइनस प्लस का 4। ये ठीक है ना, कैसे है, ये 2 जीरो भी हमने ऊपर शिफ्ट कर लिए, और इंटू क्यू का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके बाद, अब क्यू को एक तरफ कर लेंगे क्यू स्क्वायर, और बाकी वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, और जो भी वैल्यू होगी इस स्क्वायर को यहाँ से क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे, रूट कर देंगे, और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेंथी कैलकुलेशन है, उसको आप सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट इसके आसपास कहीं ना कहीं आपका नियर अबाउट, फिर कह रहा हूँ थोड़ा बहुत आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन लंबी कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, तो उसको चेक कर लेंगे, बस इतना ही करना था। इस स्क्वायर का सारी वैल्यू एक तरफ करके इसके आगे रूट कर देना था, और हमारे पास क्या है, इसका आंसर सॉल्व होकर के आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बल्कि नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्विलिब्रियम इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि इक्विलिब्रियम एक स्ट्रेट लाइन पे 3 चार्जेस रखे होंगे। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और फिर बात करते हैं। 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q एंड Q ईच, 2 चार्जेस हैं, दोनों के ऊपर चार्ज कितना है कैपिटल Q, आर केप्ट एट डिस्टेंस R, 2 चार्जेस हैं और उनके बीच में दूरी कितनी है R है, Q और Q,
फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच अदर अ थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस, इनके बीच में कहीं पे एक थर्ड चार्ज क्यू हमने रख दिया जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। सच डेट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये बात समझ में आई। तो वैरायटी क्या हमारे पास, इक्विलिब्रियम इन स्ट्रेट लाइन। अब ये पूरा सिस्टम, यानी कि एक बात तो क्लियर है, अब जरा गौर से देखो, ये प्लस क्यू है, कि साइन कुछ दे नहीं रखा तो ये प्लस क्यू होगा, और ये भी क्या होगा, प्लस क्यू होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे धक्का लगा रहे होंगे, ठीक है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, तीसरा चार्ज क्या कर रहा होगा, इन दोनों को खींच रहा होगा। यानी कि एक बात तो क्लियर है, ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ये, ठीक है। इसको नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये इन दोनों को क्या करेगा, खींच के रख पाएगा। ये दोनों जितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे, ये दोनों को खींच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, साइन तो हमको पता चल गया, हमको यहाँ पे तीन चीजें ढूंढनी थी, पोजीशन, मैग्नीट्यूड और साइन। साइन तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों एक चीज, जब हमको पोजीशन फाइंड आउट करनी रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जब हमको पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने थर्ड चार्ज रखा है हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस फोर्सेस ऑन थर्ड चार्ज। किसके ऊपर बैलेंस करेंगे, थर्ड चार्ज। और जब हमको क्या ढूंढना है, मैग्नीट्यूड, तो हम लोग क्या करेंगे, जब मैग्नीट्यूड ढूंढना होगा तो हम लोग किसी जो इक्वल चार्जेस हैं इनके ऊपर, यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट पे चार्जेस हैं इसके ऊपर, यानी कि बैलेंस फोर्स करेंगे ऑन एंड चार्जेस। एंड चार्जेस कह सकते हैं, या दो चार्जेस जो पहले से मौजूद थे वो कह सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आएगा। देखो अगर हम बात करें पोजीशन की, कि आखिर इसकी पोजीशन क्या है, चलो मान लेते हैं ये इस वाले Q से A और B है, ये इसकी कर लेते हैं, यहाँ से इसकी दूरी x मान लेते हैं, यहाँ से इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा, जब पोजीशन निकालना है तो बैलेंस करेंगे फोर्सेस ऑन थर्ड चार्ज, यानी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर पे, ये भी इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, और दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो मूव नहीं कर रहा है ये। तो यहाँ पर अगर हम फोर्सेस को बैलेंस कर लें, ये वाला फोर्स और F2 और F1, तो F1 इक्वल टू F2 है। F1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये आ जाएगी ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है। दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, ये वैल्यू कितनी बची रह गई, r में से माइनस x बची रह गई, तो r में से माइनस x का होल स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा, क्यों मैंने इस थर्ड चार्ज के ऊपर बैलेंस किया है। अब ये सारी वैल्यू मेरी इधर से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल क्या बचेगा, नीचे वाली वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू r में से माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू r में से माइनस x और r इक्वल टू 2x। तो r की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 2x आ रही है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/2। यानी कि ये जो x है मेरा कहीं ना कहीं बिल्कुल r के मतलब टोटल डिस्टेंस के मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। पहली चीज समझ में आ गई। ये चीज ध्यान रखना पक्के से, जब पोजीशन निकालना है तो क्यों मैंने इसी चार्ज पे बैलेंस किया है, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, ये तो आ गई पोजीशन। जब मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखो मैंने कहा किसी भी इसको छोड़ के, थर्ड चार्ज को छोड़ के एंड चार्जेस पे हम लोग निकाल लेंगे। तो जरा गौर से देखो, ये जो चार्ज है इसके ऊपर ये वाला चार्ज ऐसे क्या लगा रहा होगा, रिपल्सन
फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, और ये वाला चार्ज भाग ना जाए तो ये वाला चार्ज है इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ इस तरीके से, फोर्स ऑन बी ड्यू टू कहाँ पर है ये सी वाला, और ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, यानी कि ये चार्ज हिल नहीं रहा है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी ए। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, बी सी की वैल्यू निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये बी सी है तो की क्यू क्यू, और ये वैल्यू कितनी है r/2 कर लें, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बी ए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वैल्यू क्या है q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है r का स्क्वायर। क्लियर हो गया। इससे होगा क्या, ये वैल्यू कट जाएगी हमारे पास, ठीक है, एक q से q कट जाएगा, और अब हम क्या देखते हैं कि ठीक है q अपॉन, और इसको एक काम कर लेते हैं हम लोग, q अपॉन q दैट्स इक्वल टू r/2 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या खुल जाएगा, खुल जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रहेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस q को उधर शिफ्ट करूँ तो q इक्वल टू q/4, ये मेरे पास क्या आ गई, q का मैग्नीट्यूड आ गया कि ये जो मैं बीच में चार्ज रखूंगा वो इस चार्ज के 1/4 टाइम होगा। तो ये चीज़ बच्चों बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंट्स को नोट करके अपने नोट्स में डाल लेना कि पोजीशन निकालने के लिए हमें फोर्स किस पे बैलेंस करना है और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फोर्स किस पर बैलेंस करना है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है शेयरिंग चार्जेस बाय स्फीयर्स। इसमें क्या है, दो स्फीयर होंगे, वो उनको क्या किया जाएगा, टच कराया जाएगा, और वो उनके पास जो चार्जेस हैं उसको वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। सॉरी, सपोज 2 स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल साइजेस एंड ईच हैविंग चार्जेस q। दो स्फीयर है, ठीक है, और दोनों का चार्ज कितना है q और q, ठीक है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, एक तीसरा स्फीयर साइज सेम है बट अनचार्ज, न्यूट्रल है, चार्ज कितना है 0। इसके ऊपर q की वैल्यू कितनी आ गई 0। देखो जो लिखता जाए उसको बनाते जाओ तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत इजीली लगेंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली है। q इक्वल टू 0 हो गया, बट अनचार्ज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, वो पहले फर्स्ट के कॉन्टैक्ट में लाया गया, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले इसको टच में लाया गया, फिर इससे हटा के इसको इसके टच में लाया गया, ठीक है। फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और दोनों से क्या कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और गिवन में क्या दे रहा है कि q की वैल्यू इतनी है और डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर्स कितना है 50 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग कर लेते हैं कि ये एक स्फीयर है, वैल्यू q है, और ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, स्फीयर छोटे छोटे ले लेते हैं, ठीक है। दूरी इनके बीच कितनी है 50 सेंटीमीटर, और ये है q। तो स्टार्टिंग की बात करें अगर हम लोग, तो स्टार्टिंग में इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, q की वैल्यू सेम है तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन डिस्टेंस कितना 50 सेंटीमीटर, 50 को मीटर में बदलेंगे 10⁻2 का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग का फोर्स ऑफ रिपल्सन ये होगा, इसकी वैल्यू भी यहाँ रख देंगे अगर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9। दिस इज इनिशियल वैल्यू, सही से कर देता हूँ इसको मैं, एफ इनिशियल। अब देखो कहानी क्या हुई, हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही ये इसके ऊपर चार्ज q था, ठीक है, इसको फिर से करता हूँ मैं, ये चार्ज q है, एक अनचार्ज स्फीयर ला करके, ये अनचार्ज था, q इक्वल टू 0, इससे इसको टच किया, अब ये पूरा एक सिस्टम बन गया, यानी कि ये q प्लस 0 टोटल सिस्टम के ऊपर चार्ज कितना आ गया, दैट्स इक्वल टू q हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको अलग करूँगा, नाउ इसको मैं जैसे ही अलग करूँगा तो ये q क्या होगा, सिस्टम में इक्वली डिवाइड होगा, क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा q/2, ये कितना हो जाएगा q/2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये था मेरे पास A और ये था तीसरा चार्ज C,
ये था A, ये C। अब मैं इसको किसके पास लेके आया, B के पास लेके आया। B के पास पहले से चार्ज कितना है Q, इसको इससे टच जब जैसे ही मैं C को इससे टच कराऊंगा, इसके C के पास चार्ज कितना है Q/2। इस पूरे सिस्टम के पास चार्ज कितना हो जाएगा Q प्लस Q/2। अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये चार्ज प्लस हो जा रहे हैं, तो याद करो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में उसकी एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी, चार्जेस पूरे सिस्टम के क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3Q/2। अब जैसे ही मैं इसको अगले स्टेप में क्या करूंगा, अलग अलग करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इतना है, इसका आधा इसके पास, इसी का आधा इसके पास, तो 3/Q का आधा कितना हो जाएगा 3Q/2, इसका आधा कितना होगा 1/2, है ना, यानी कि 3Q/4। तो 3Q/4 इसके पास और 3Q/4 इसके पास, ये A और ये C। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये यहाँ रखे हुए थे, तीसरा लेके आया, पहले इससे टच कराया फिर इससे टच कराया। अब देखो फाइनल फोर्स कितना होगा, ये वैल्यू तो इतनी होगी 10⁻9। Q देखो क्या है, पहले वाले के पास Q कितना है Q/2, यानी कि Q/2। दूसरे के पास कितना है 3Q/4 इंटू 3Q/4, और डिस्टेंस तो मेरा उतना का उतना ही है 50 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू मौजूद है, Q का स्क्वायर मौजूद है, तो यानी कि इस पूरी वैल्यू को, ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकाल लूँ मैं, 3 और 4 2 जा 8, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻9 Q स्क्वायर की जगह Q इंटू Q क्या लिख दूँ मैं, इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 50 इंटू 10⁻2, और क्या बाहर निकाल लिया 3/2, 4 2 जा 8 इंटू 3/8। यानी कि मैं कुछ ना करूं, अगर मैं पहली वैल्यू कैलकुलेट कर लूं और उसमें 3/8 का क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F फाइनल की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों एक चीज़ समझो, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, ये था कॉन्सेप्ट, फिर तो ये मैथमेटिकल वो है कि 10 तक हमने जो सीखी है मैथ, तो वो लगा दो, अपना काम हो जाता है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट था कि जब स्फीयर्स को हम लोग टच करते हैं तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कई और तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, जैसे कि इसके ऊपर एक और, इसको नोट कर ले, एक सवाल और देखते हैं, चलो रब कर दूँ, ओके। इसके ऊपर एक सवाल आता है, काफ़ी कॉमन सा है, देखते हैं उसको क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो बोलेगा कि एक चार्ज है, स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है 10Q। मैं दूसरा ठीक है, और दूसरा चार्ज है, दूसरा स्फीयर है, स्फीयर A स्फीयर B, वो कैसा है, उसके ऊपर Q की वैल्यू कितनी है 0। अब वो क्या बोलेगा कि ये वाला स्फीयर इसको, ठीक है, और ये कुछ खास दूरी पर रखे होंगे R, ठीक है, और वो बोलेगा कि बताओ मैं इसमें से कितना चार्ज इसमें ट्रांसफ़र कर दूं, इस वाले में से कितना चार्ज इसमें ट्रांसफ़र कर दूं कि फोर्स उनके बीच में मैक्सिमम लगे, फोर्स कितना लगे, मैक्सिमम। तो अगर करके देखें इस चीज़ को हम लोग, अगर सपोज ये एक चार्ज इधर ट्रांसफ़र करता है, देखो फोर्स मैक्सिमम मतलब F की वैल्यू क्या होने वाली है 9 इंटू 10⁻9, ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है, Q1 Q2/R ये भी मेरा फिक्स है, यानी कि इस बार मेरा फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा Q1 और Q2 पे, Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन पर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वैल्यू तो हर बार क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो देखो Q1 और Q2 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक चार्ज को ट्रांसफर करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1, ये 9 हो जाएगी, इधर 1 हो जाएगा, 9 इंटू 1 है ना, मल्टीप्लाई होना है हर बारी, 9 आ गया। अगर यहाँ पे 8 करूँगा, 2 करूँगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अगर यहाँ पे 7 करूँगा, 3 करूँगा, 3 चार्ज इधर ट्रांसफर करूँगा तो 7 3 21, इधर 6 करूँगा, इधर 4 करूँगा तो 24, इधर 5 करूँगा, इधर 5 करूँगा तो 25, इधर पे अगर मैं 4 करूँगा तो क्या 6, देखो ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया अभी 24, फिर इधर 3 इंटू 7 ये वाला रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो यानी कि अभी वैल्यू क्या होती जा रही, कम होती जा रही। तो मैं क्या देख रहा हूँ, चार्जेस जब इक्वल होंगे, यानी कि जितने चार्ज इसके पास थे उसके जस्ट आधे अगर मैं इसके पास ट्रांसफर कर दूं, यानी कि सीधा सीधा सवाल हो गया, सीधा सीधा एक चीज़ बन गई दिमाग में
कि अगर एक अनचार्ज स्फीयर है, उसके ऊपर इक्वल चार्ज अगर मैं ट्रांसफर करूंगा पहले वाले स्फीयर से, तो उनके बीच में फोर्स क्या लगने वाला है, मैक्सिमम लगने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई करें और लगाएं। और देखो मैं फिर बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। न्यूमेरिकल का एक तरीका पकड़ लें, पढ़ते जाएं और डायग्राम उसका बनाते जाएं। अगर ये चीज़ सीख गए तो न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स के चुटकियों में लगेंगे। लेकिन हाँ, डायग्राम बनाने के बाद लगना भी, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं और न्यूमेरिकल लगाने चल दिए। ठीक है, तो इसके और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। इसके कुछ और न्यूमेरिकल हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।